एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं रुक रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड दुनिया के सबसे अनोखे शो म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं और कहां बिकवाली कर रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के शो में। लेकिन कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के हमारे इस खास शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नज़र डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर। तो सबसे पहले आज हम बताएंगे आपको कि लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स के मुकाबले खराब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार करीब 90% फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स के मुकाबले। तो पूरी गुत्थी समझने की हम जो है कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या लार्ज कैप फंड्स की बजाय सीधे इंडेक्स में ही पैसे लगाना क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में कि सबसे बढ़िया टॉप 5 मिड कैप फंड्स कौन से हैं, और हमारे जो आज के खास मेहमान होंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको भी इनमें कोई फ़ंड पसंद आ रहा है या उनको दूसरे फंड पसंद आ रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी ये आंकड़ा हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड्स किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ बिकवाली कर रहे हैं और उसके आधार पर आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इन सब बातों पर करें बातचीत, उससे पहले म्यूचुअल फंड दुनिया की जो सबसे बड़ी खबरें हैं हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बरकरार। मार्च महीने में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश फरवरी के मुकाबले 30% बढ़कर 20,534 करोड़ रुपए रहा। सेक्टोरल फंड में आया सबसे ज्यादा निवेश। स्मॉल कैप फंड बना निवेशकों की पहली पसंद। एसआईपी के जरिए निवेश मार्च में रिकॉर्ड 14,276 करोड़ रुपए पर पहुंचा। फरवरी में हुआ था 13,686.28 करोड़ रुपए का निवेश। वित्त वर्ष 2023 में एसआईपी के जरिए निवेश पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले 7 साल में एसआईपी निवेश 3 गुना बढ़ा। मार्च में देश में कुल एसआईपी अकाउंट्स की संख्या बढ़कर पहुंची 6.36 करोड़। बड़ा सवाल, बढ़ते एसआईपी निवेश से क्या कुछ मिल रहे हैं संकेत। पिछले 3 साल में म्यूचुअल फंड निवेश में तेजी से बढ़ी है महिलाओं की हिस्सेदारी। दिसंबर 2022 में महिला हिस्सेदारी 58% बढ़कर 74.40 लाख हुई। दिसंबर 2019 में 46.98 लाख महिलाओं ने अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके निवेश किया था। 3 साल में 27 लाख से ज्यादा महिलाओं ने किया निवेश। वित्त वर्ष 2023 में एनएफओ के जरिए जुटाने की रकम 43% घटकर 62,274 करोड़ रुपए रही। इससे पिछले साल म्यूचुअल फंड ने एनएफओ के जरिए जुटाए थे 1.08 लाख करोड़ रुपए। अप्रैल जून तिमाही में एनएफओ पर सेबी के बैन की वजह से आई गिरावट। इक्विटी एनएफओ से जुटाने वाली रकम 47% घटकर 29,593 करोड़ रुपए रही। और नए फंड में निवेश करने वालों की हुई बल्ले बल्ले। पिछले हफ्ते एक साथ 8 एनएफओ खुले रहे। एचडीएफसी ने 3 फंड, यूटीआई, डीएसपी, बड़ौदा, बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किए एक फंड। नए फंड इंडेक्स फंड, ईटीएफ, थीमेटिक, फ्लोटिंग रेट और ईएलएसएस कैटेगरी में हुए लॉन्च। बड़ा सवाल, निवेशक नए या पुराने किस फंड में करें निवेश, समझेंगे म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। चलिए, अब हमारी वक्त हो चुका है हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का। तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल में आज की हमारी खास मेहमान है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन जी। श्वेता जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में। और चर्चा को आगे बढ़ाएं, और लंबे समय बाद आपने हमको ज्वाइन किया है और हमारा लगातार प्रयास, आपसे संपर्क में हम लोग थे, लेकिन आप विदेश यात्रा पर थी। तो कैसी रही यात्रा, और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने अभी जो हेडलाइन में खबर दिखाई कि महिलाओं की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड निवेश में लगातार बढ़ रही है और 3 साल में हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। 58% से ज़्यादा का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। इसे आप किस तरीके से देख रही हैं? आप एक खुद महिला हैं, आप खुद लोगों को निवेश की सलाह देती हैं। ये पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है, ये इंडस्ट्री के लिहाज से कैसा है, और ओवरऑल इसको किस तरीके से आप देख पा रही हैं? जी विपुल जी, फर्स्ट तो धन्यवाद, और आपसे आपकी बहुत आभारी हूँ मैं कि आप मुझे इनवाइट करते हैं शो पे। तो थैंक यू सो मच, और पेशेंटली आप भी वेट भी करते हैं। मेरी यात्रा अच्छी थी, थैंक यू सो मच। और हाँ, महिलाएं निवेश कर रही हैं म्यूचुअल फंड्स में, ये एक काफी अच्छी बात है और बढ़ रही है। और जैसे
लास्ट आई थिंक 7 से 8 सालों में महिलाओं के लिए जो इवेंट्स कर रहे हैं, मार्च में स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दौरान हम काफी इवेंट्स करते हैं। इस साल हमने भी रिकॉर्ड इवेंट्स किए हैं। तो हर साल वो इवेंट्स बढ़ते रहते। तो जैसे फर्स्ट ईयर आई थिंक हमने 4 से शुरू किया और इस साल ऑलमोस्ट 40 तक हमारे इवेंट्स गए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब अगर हम जोड़े तो। और काफी महिलाएं आती हैं इन इवेंट्स में, काफी सवाल पूछती हैं। तो एक मैं उनके बिहेवियर का जो डिफरेंस है वो नोट कर रही हूँ कि कहाँ पहले महिलाएं एकदम शांत रहते थे, कोई सवाल नहीं पूछती थी, एकदम झिझकते थे। आज काफी कॉन्फिडेंस के साथ सवाल पूछते हैं और कोई डिसीजन लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। तो आई थिंक ये काफी अच्छा मैं ट्रेंड देख रही हूँ। और जैसे थोड़ी महिलाएं अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो काफी और उनके सपोर्ट में जुड़ जाते हैं, थोड़ी उनको सांत्वना मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं इस जर्नी पे। तो वैसे ही वो बढ़ रही है ताकत से। तो आई थिंक ये काफी अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं और ये बस आगे बढ़ता नजर आ रहा है मुझे। जैसे उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो एक गोल हम काफी महिलाओं में भी देख रहे हैं कि हमको फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हो ना हो, महिलाओं को भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, जो काफी अच्छा गोल है। और म्यूचुअल फंड्स से बेहतर क्या हो सकता है उनको इस गोल तक ले जाने में। तो आई थिंक ये काफी अच्छी बात है जो महिलाएं निवेश करना शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी बात है ये, और इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है और लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक खास हमने रिपोर्ट तैयार की है। जी हाँ, अप्रैल में जारी S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 88% एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड ने S&P BSE 100 इंडेक्स को 2022 में अंडर परफॉर्म किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फंड्स अंडर परफॉर्म कर क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब को तलाशती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर चर्चा करेंगे श्वेता जी से आगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में जारी S&P डाउ जोन्स इंडाइसेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 88% एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड ने S&P BSE 100 इंडेक्स को 2022 में अंडर परफॉर्म किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में फंड्स अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। पर पहले ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। तो सेबी के अनुसार जो म्यूचुअल फंड अपना 80% निवेश लार्ज कैप कंपनियों में करते हैं उन्हें लार्ज कैप फंड कहते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। इंफोसिस, रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट लार्ज कैप कंपनियों में कुछ उदाहरण हैं। इन कंपनियों का वित्तीय प्रबंधन काफी बेहतर होता है, जिसकी वजह से इनकी मांग काफी ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के फंड में कम जोखिम होता है और समय के साथ निवेशक के पैसे एक निश्चित अनुपात में बढ़ते रहते हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के फंड में 5 साल से लंबी अवधि के समय के लिए निवेश की सलाह दी जाती है। चूंकि इस तरह के फंड को सबसे कम जोखिम वाला फंड माना जाता है, इसलिए इन्हें पहली बार निवेश करने वाले निवेशकों का पसंदीदा फंड माना जाता है। इस तरह के फंड में निवेश करने से पहले अपने रिस्क लेने की क्षमता को जरूर जांच लें। लार्ज कैप फंड में निवेश उन निवेशकों के लिए बेहतर माना जाता है जो शेयर बाजार में कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं और नियमित रिटर्न भी चाहते हैं। अब अपने पहले सवाल की तरफ लौटते हैं कि आखिर लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स कई कारण बताते हैं। दरअसल साल 2017 के पहले सेबी की तरफ से लार्ज कैप फंड्स को लेकर बहुत कम गाइडलाइंस थी, जिनकी वजह से AMC किसी भी मार्केट कैप के शेयरों में कितना भी निवेश कर सकती थी। लेकिन 2017 में सेबी ने नियम बनाया कि लार्ज कैप फंड्स का 80% निवेश सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ही करना होगा। निवेश के विकल्प घटने से लार्ज कैप एक्टिव फंड्स की इंडेक्स के आउट परफॉर्म करने की क्षमता घट गई। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने की वजह से इसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा रहता है। सामान्य तौर पर लार्ज कैप फंड्स में औसत एक्सपेंस रेशियो आधा से 1.5% तक रहता है। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद लार्ज कैप फंड्स अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं।
हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि लार्ज कैप फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस की एक बड़ी वजह शेयर बाजार की उथल पुथल भी रही है। इसमें कुछ ही सेक्टर में अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं और बाकी में गिरावट रही। यहाँ तक कि सही सेक्टर चुनने पर भी रिटर्न वैसे नहीं मिले, क्योंकि उस सेक्टर के चुनिंदा शेयर ही बेहतर प्रदर्शन कर पाए। एक वित्तीय सलाहकार के मुताबिक लार्ज कैप फंड्स के प्रदर्शन को आंकने के लिए 1 साल का समय बहुत कम है। 2021 में एक्टिव फंड्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, इसलिए निवेशकों को टेस्ट मैच की तरह यहाँ भी लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन कहती हैं कि लागत ज्यादा होने की वजह से आने वाले दिनों में भी लार्ज कैप फंड्स के लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल होगा। आउट परफॉर्म करने के लिए फंड्स को ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो जो निवेशक ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन्हें इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो मनी 9 की सलाह है कि आप लार्ज कैप फंड्स चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें कि आपके फंड्स का प्रदर्शन बाकी फंड्स और इंडेक्स के मुकाबले बेहतर हो, लेकिन ये आउट परफॉर्मेंस एक निश्चित समय में नहीं बल्कि लंबी अवधि में लगातार हो रहा हो। फंड चुनते समय इन बात का भी ध्यान रखें कि उनका एक्सपेंस रेशियो यानी लागत बाकी फंड्स के मुकाबले बेहतर हो, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो श्वेता जी, अभी हमने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लार्ज कैप फंड्स जो है वो इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ख़राब प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या वजह मानती हैं कि क्या इसकी बड़ी वजह क्या है? और साथ ही साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लार्ज कैप फंड में निवेश करने से बेहतर ये नहीं है कि फिर हम सीधे इंडेक्स फंड में ही पैसे लगाएं अपने, ताकि एटलीस्ट अगर आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तो कम से कम इंडेक्स के बराबर रिटर्न तो मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इंडेक्स फंड्स काफी अच्छा ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका गोल काफी सिंपल है कि इक्विटी रिटर्न्स चाहिए मुझे। और ये एक बात मैं काफी साल से, आई थिंक पिछले 4-5 साल से लगातार मैं कह रही हूँ कि लार्ज कैप फंड्स को बहुत मुश्किल लगेगा कि उनके इंडेक्स को बीट करना, क्योंकि हम काफी वजह देख रहे हैं। या तो एक सेगमेंट है जो परफॉर्म कर रहा है, या कुछ स्टॉक्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे इंडेक्स फंड्स में वो आ जाते हैं, पर फंड मैनेजर्स शायद उनको नहीं चूज करते हैं। दूसरी एक और वजह है कि एक जो फीस है लार्ज कैप फंड्स की, वो भी एक नेगेटिव इस कैटेगरी के लिए माना जाता है। करीबन 5 साल पहले सेबी ने जो रूल बनाया था लार्ज कैप फंड्स के लिए, उनको काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि और कहीं उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये बीट करने में काफी मुश्किल होता है। उनको एक कैटेगरी में अगर सेक्टोरल रिस्क लेना पड़ता है तो वो फिर रिस्की हो जाता है फंड के लिए। तो काफी लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं फंड मैनेजर के पास लार्ज कैप फंड को आउट परफॉर्म कर पाना सेंसेक्स को। तो इसी की वजह से हमको और हमारे निवेशकों के लिए ये बेटर है कि वो इंडेक्स फंड्स चूज करें, ताकि कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं हो। ऑफ कोर्स सारे स्टॉक एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ इंडेक्स में रहेंगे स्टॉक्स जो नहीं परफॉर्म करेंगे, बट अगर एक इंडेक्स फंड उन्होंने लिया है तो उनका रिस्क लिमिटेड टू इक्विटी रहता है, बाकी रिस्क नहीं होता है और अननेसेसरी कॉस्ट भी नहीं है। देखिए जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे कॉस्ट भी ओवर टाइम 8-10 साल जो हम इक्विटी के लिए टाइम होराइजन मानते हैं, तो वो भी एड ऑन होते हैं ओवर टाइम। तो लार्ज कैप फंड इसी वजह से, एक और जो मैंने रीजन बताया कॉस्ट, वो नहीं आउट परफॉर्म करेंगे और आगे भी जाके वो नहीं, मुझे लगता है, आउट परफॉर्म करेंगे। तो अनलेस किसी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मैं लार्ज कैप फंड्स में ही निवेश करूं, उनको इंडेक्स फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। तो इंडेक्स फंड में हर लिहाज से आपके लिए काफ़ी बेहतर विकल्प साबित होगा। एक तो कम से कम आपको इंडेक्स के बराबर रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो लागत होती है, उससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल में अगर आप हर समय आधे से लेकर के 2.5% तक, 1.5-2% तक एक्सपेंस खर्चा आप देते हैं, तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो ये श्वेता जी का मानना है। अगला प्रश्न मैम ये है कि जो डेट फंड को लेकर के बदलाव हुए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि डेट फंड में अब रहें कि ना रहें, डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड में संतुलन कैसे बनाएं, क्या रेशियो रखना चाहिए, और क्या अब डेट फंड में निवेश जो टैक्स का बेनिफिट था वो तो समाप्त हो गया, और क्या कुछ बेनिफिट हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि डेट फंड में रहना चाहिए, और बाकी विकल्प क्या क्या हैं? तो डेट फंड्स का जो बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट जो माना जाता है इंडेक्सेशन का, तो वो 31 मार्च के पहले जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनको
वो उस पे आज भी लागू है। तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया वो तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जब भी रिडेम्पशन करेंगे अभी अगर 3 साल हो गए तो वो इंडेक्सेशन बेनिफिट उनको मिलेगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं मानती हूँ कि उनको सिर्फ टैक्स नहीं देखना चाहिए, उनको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए, अपना टाइम होराइजन देखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि क्या ये डेट फंड उनका पर्पस मीट करता है। जैसे अगर लिक्विड फंड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उनको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए जो अगर टैक्स हो बेनिफिट या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर किसी को अभी डेट फंड्स में डालना है, मैं मानती हूँ कि अगर वो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में डालेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा रादर देन कॉर्पोरेट डेट फंड्स। क्योंकि आज जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट करने में ये सबसे बेटर टाइम नहीं है। जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तब अच्छा ऑप्शन है डेट फंड्स में डालने का। बट अगर शॉर्ट टर्म उनका है होराइजन 3 साल से कम, तो डेट फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से लिक्विड फंड्स में निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बट जैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ द डेट फंड क्या है, जहां डेट फंड निवेश करता है वो कितने सेफ है। क्योंकि आगे जाके जैसे अभी डेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए भी सही है जो एक एक बॉन्ड भरना चूज करते हैं। मैंने काफी इन्वेस्टर्स देखे हैं जो एक एक कंपनी के बॉन्ड में निवेश करते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक डेट फंड में इन्वेस्ट करें जो इन्हीं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है आगे जाके। बट आपका रिस्क कम हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो जी। उन इन्वेस्टर्स के लिए आज भी डेट फंड्स काफी करेक्ट है। ठीक। अब मैम एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि सोने में हमने देखा काफ़ी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए, और सोने ने गोल्ड के रिटर्न ने हमने देखा इक्विटी को भी बीट किया है यहाँ पर। लेकिन इस तमाम तेज़ी के बावजूद गोल्ड ETF पर निवेश लगातार हम देख रहे हैं घटा है। FY23 में तो 74% घट गया है। अब गोल्ड ETF में क्या निवेशकों को बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए, और ये जो नंबर्स हम लोग देखते हैं उसके पीछे वजह क्या आप मानती हैं? जी, गोल्ड ETFs का जो अभी ल्योर है उतना नहीं है, और काफी आपने जैसे देखा कि काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला है पर गोल्ड अच्छा कर रहा है। तो आई थिंक फिजिकल गोल्ड लोग अभी भी प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट इंडिया में फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं। गोल्ड फंड्स भी आ गए हैं, मल्टी एसेट फंड्स आ गए हैं म्यूचुअल फंड से, जिनमें इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अगर कोई निवेश कर रहा है तो मैं उनको थोड़ा सा वार्न करना चाहूंगी, फिजिकल गोल्ड के बदले मैं गोल्ड ETF प्रेफर करूंगी। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में एक और जो ऑप्शन है वो काफी इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें गोल्ड का रिटर्न प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता है और सेफ एकदम माना जाता है। तो आई थिंक SGB एक काफी पॉपुलर ऑप्शन है और मैं रेकमेंड बिल्कुल करती हूँ। गोल्ड म्यूचुअल फंड को और गोल्ड ETF को एकदम सेम नहीं माने जाए, क्योंकि गोल्ड जो म्यूचुअल फंड होता है वो गोल्ड माइनिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो आप रिस्क इमीडिएटली आपका बढ़ जाता है, नॉट जस्ट के गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो आप ये थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, वरना गोल्ड ETF एक अच्छा ऑप्शन है। बट जैसे मैं इन्वेस्टर्स से बात करती हूँ तो उनको SGB का ऑप्शन काफी अच्छा लगता है, और फिजिकल गोल्ड का ऑफकोर्स अभी अक्षय तृतीया भी है कल, तो काफी लोगों को गोल्ड फिजिकली लेना प्रेफर करते हैं, फिजिकली स्टोर करना प्रेफर करते हैं। तो वो भी अभी भी एक ऑप्शन है। एक छोटा सा इसमें एक सवाल है, अगर जितने तमाम जो विकल्प हैं उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है? गोल्ड ETF, सवरेन गोल्ड बॉन्ड जो, या फिर फिजिकल गोल्ड, या बाकी जितने भी सोने में निवेश के विकल्प मौजूद हैं, इस अक्षय तृतीया अगर आपको चुनना हो तो आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगी, अगर हम मान्यताओं की बात छोड़ दें तो? अगर आप इंटेलेक्चुअली पूछे तो आई थिंक SGB एक काफी अच्छा चॉइस है। बट पर्सनली क्योंकि मेरा बायस है फिजिकल गोल्ड की तरफ, तो मैं फिजिकल गोल्ड प्रेफर करती हूँ। गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स, ज्वेलरी नहीं, उतना अल्योर नहीं है मेरे ज्वेलरी का मुझे, बट फिजिकल गोल्ड मैं भी प्रेफर करती हूँ। बिकॉज आई थिंक हम वैसे ही पले बड़े हैं कि गोल्ड वो अपने हाथ में हो तो ज्यादा सेफ लगता है और ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने काफी बार पहले भी कहा है काफी शोज में, तो मेरे लिए गोल्ड फिजिकली काफी प्रेफर करती हूँ मैं। बट अदरवाइज SGB काफी अच्छा ऑप्शन है। SGB काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
इस बीच अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि शेयर बाजार में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इस वजह से रिटर्न भी उस तरीके से लोगों को नहीं मिल रहे हैं, खासतौर से इक्विटी फंड के अंदर। ऐसी स्थिति में क्या हाइब्रिड फंड को चुनना चाहिए? हाइब्रिड फंड, और अगर चुन रहे हैं तो किस तरह के हाइब्रिड फंड में पैसे लगाने चाहिए? वहाँ पे किस तरह का एक्सपोजर किस किस जगह पर है? कैसे चुने कोई अच्छा हाइब्रिड फंड? आई थिंक हाइब्रिड फंड एक काफी डिफिकल्ट ऑप्शन है। इक्विटी काफी सिंपल है, डेट काफी सिंपल है। हाइब्रिड फंड में आपको देखना पड़ेगा कि इक्विटी और डेट दोनों अच्छे मैनेज होने चाहिए, दोनों के कॉल अच्छे होने चाहिए, दोनों के फंड मैनेजर्स अच्छे चाहिए आपको, और आपका जो मैच है कि आप कॉन्जर्वेटिव हो तो आप कॉन्जर्वेटिव ही ऑप्शन चूज करें, और आप अग्रेसिव हो तो अग्रेसिव ऑप्शन चूज करें, वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं मानती हूँ कि जिनको हाइब्रिड चाहिए वो ऐसे इन्वेस्टर्स होने चाहिए जिनको इक्विटी का रिस्क नहीं चाहिए पर उसका रिटर्न चाहिए, और ये वो नहीं माने कि एकदम सेफ है। अगर वो अवेयरनेस के साथ जाएं तो हाइब्रिड फंड्स काफी अच्छे हो सकते हैं। कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं मानती हूँ कि जो अप टू 15% 20% वाले हाइब्रिड फंड्स है इक्विटी के, तो वो चूज कर सकते हैं। और पर्सनली मैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स प्रेफर करती हूँ, तो वो काफी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, इन्वेस्टर्स को काफी कंफर्ट मिलता है ऐसे फंड से, और वो काफी अच्छा मैनेज कर पाते हैं इक्विटी और डेट। कितनी बार इन्वेस्टर्स के खुद के प्रेफरेंस के साथ नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को शायद स्ट्रेस हो रहा है कि मार्केट गिर रहा है, बट बैलेंस एडवांटेज फंड उसमें पैसे और इक्विटी में डाल रहे हैं, वो मैच नहीं होगा, बट वो दैट इज द कॉल दैट दे हैव टेकन। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो हाइब्रिड में ही अगर आपको चुनना है और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए काफ़ी संतुलित है, क्योंकि वो समय समय पर बाज़ार की स्थिति को देखते हुए अपना संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं इक्विटी और डेट को लेकर के। चलिए, तो ये तो बात रही तमाम प्रश्नों की, लेकिन अब जरा अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं बहुत सारे आंकड़ों की। और सबसे पहला आंकड़ा लेकर के आते हैं कि सबसे अच्छे, अलग अलग कैटेगरी में हम हर बार बात करते हैं, इस बार हमने मिड कैप फंड्स को चुना है कि मिड कैप की कैटेगरी में सबसे अच्छे टॉप 5 फंड्स कौन कौन से हैं। और ये देखिए, इसमें सबसे पहला नाम जो आया है वो क्वांट मिड कैप जीआर का आया है, और इसके जो फंड मैनेजर हैं उसमें संजीव शर्मा साहब हैं, इसके अलावा अंकिता पांडे हैं। और यहाँ पर 3 साल में हमने देखा है कि इसने 38% का रिटर्न दिया है, 5 साल का औसत रिटर्न यहाँ पे 17% का आसपास देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ऑपरेशन की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विनय पहाड़िया, विवेक शर्मा, पुनीत पाल इसको मैनेज कर रहे हैं। 37-37.5% का रिटर्न इसने 3 साल में दिया है, और 5 साल का अगर हम औसत रिटर्न देखें तो भी यहाँ पर 15-16% की एवरेज देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 रेगुलर की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 35% से ऊपर का रिटर्न 3 साल में, 5 साल में भी 14% से ऊपर का औसत रिटर्न देखने को मिल रहा है। निकित शाह, अंकुश सूद, राकेश शेट्टी ने इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ में हम देख रहे हैं धूमिल शाह, किंजल देसाई, तेजस सेठ ने इनको मैनेज किया है और वो मैनेज कर रहे हैं, और 32-33% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और 13-13.5% का रिटर्न 5 साल में देखने को मिला है। एक्सिस मिड कैप जीआर इस बार शामिल हुआ है, 5वें नंबर पायदान पर है। यहाँ पर हालांकि बाकी 4 के मुकाबले रिटर्न थोड़े कम है, 30% से कम है, लेकिन तब भी 23-23.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन 5 साल में देखें तो एवरेज यहाँ पर 13.25% के आसपास की देखने को मिल रही है। आपसे समझना चाहेंगे मैम कि कितना महत्वपूर्ण होता है किसी फंड को चुनने में उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू, उसके फंड मैनेजर्स कैसे चुने, और इनमें से जो 5 फंड हमने दिखाए हैं इनमें आपके पसंदीदा 1-2 फंड कौन से होंगे? तो है मेरे पसंदीदा 1-2 फंड, और इसमें पीजीआईएम जो विनय पहाड़िया जी हैं वो काफी जाने माने फंड मैनेजर हैं। हालांकि पीजीआईएम उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट काफी अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं मानती हूँ पीजीआईएम काफी अच्छा फंड आउट परफॉर्म करेगा आगे जाके। एक्सिस मिड कैप श्रेयस तिवालकर ने काफी टाइम से ये फंड मैनेज किया है, काफी अच्छे से मैनेज किया है। चाहे इसमें इस ट्रैक रिकॉर्ड में अभी लास्ट कुछ सालों से उनका अच्छा नहीं है, 2 साल से, बट काफी अच्छे से उनका फंड मैनेजमेंट है। मोतीलाल एक मेरा काफी अच्छा फंड मैं मानती हूँ इस फंड को, मिड कैप फंड। काफी इन्वेस्टर्स ने हमारे इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें और अभी तक है इन्वेस्टेड। बीच में इसका अंडर परफॉर्मेंस था, अगर आप 2 साल पहले देखें तो मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था, पर इसने काफी पिकअप किया है लास्ट साल भर में। तो जो इनका कन्विक्शन
है फंड मैनेजर्स का अपने स्टॉक्स में, वो हम इसमें देख पाते हैं। तो मोतीलाल इसमें मेरा काफी पसंदीदा फंड है, पीजीआईएम नेक्स्ट, और एक्सिस मिड कैप मेरा तीसरा फेवरेट है इसमें। तो ये वो फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आप निवेश अगर आप मिड कैप फंड्स में करना चाह रहे हैं तो जो अभी श्वेता जी ने बताया है, जो उनके पसंदीदा हैं, वहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं। बाकी इनकी लिस्ट भी किस तरह का प्रदर्शन रहा है, कौन से फंड मैनेजर हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि कौन से लोग आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैम, कोई फंड चुनते समय किन महत्वपूर्ण चीज़ों को देखना चाहिए? क्या कंपनी देखनी चाहिए, उसके फंड मैनेजर्स देखने चाहिए, उसका पिछला प्रदर्शन देखना चाहिए? अब मान लीजिए कि बहुत सारे नए निवेशक अब क्योंकि हमारे जैसे और तमाम जगहों पर जो कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, अखबारों को पढ़ रहे हैं, तो लोगों के सवाल ये होते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, अगर मुझे पैसे म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगाने हों तो कैसे लगाएं? तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि पहला म्यूचुअल फंड जो है वो अपनी एएमसी कैसे चुनें? तो जब एक फंड चूज करते हैं या एक स्कीम चूज करते हैं, तो दो चीजें होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव वो है जैसे फंड की ब्रांड वैल्यू हो गई, उनका नाम हो गया, जैसे फंड मैनेजर हो गए, उनकी टीम हो गई, उनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक्सपीरियंस है। तो ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स में आते हैं। उनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये सब क्वालिटेटिव में आ जाता है। क्वांटिटेटिव में आता है कि कितने स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, कौन से सेक्टर्स में वो डाल रहे हैं, कितना लिमिटेशन है उनके इंटरनल, ऑफ कोर्स सेबी के रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, पर इंटरनली उनके क्या रूल्स हैं, क्योंकि ये सब वो शेयर करते हैं। क्या उनके प्रोसेसेस हैं, और कितने मेंबर्स की टीम है, कैसे वो फॉलो करते हैं प्रोसेस। क्या एक फंड मैनेजर ही कॉल लेते हैं जो उनको लगता है, या एक पूरा टीम है जिनका प्रोसेस है और उसके हिसाब से कॉल लेते हैं। क्या उनके प्रोसेसेस लिखे हुए हैं जो वो आपके साथ शेयर करते हैं, या बस ऐसे ही हवा में बात करते हैं। ये काफी चीजें हम जब फंड मैनेजर से बात करते हैं तब सब पता चल जाता है कि रिटन प्रोसेस होते हैं, और अगर वो शेयर करते हैं तो हम भी उनको देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे वो सेक्टर चूज करते हैं, कैसे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स चूज करते हैं, कैसे अपने लॉस बुक करते हैं। क्योंकि जैसे हम लॉस करते हैं स्टॉक्स में, वैसे फंड मैनेजर्स भी लॉस कर सकते हैं। क्या करते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। और जैसे जैसे स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में जो होता है कि जैसे जैसे फंड बड़ा हो जाता है तो आउट परफॉर्मेंस का वो स्कोप जो है वो कम होता रहता है। तो अगर आप देखें कि 18,000 का जो एक्सेस मिड कैप फंड है, उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं है जितना के समझे 3 या 3,500 करोड़ जो मैनेज करते हैं उनका, क्योंकि वो इतना मुश्किल हो जाता है डिप्लॉय करना या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। तो मेरे हिसाब से फंड का एयूएम भी एक फैक्टर हो जाता है। फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, अल्फा, बीटा, ये जो अलग अलग रेशियोज वो शेयर करते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है जी, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसा है, ये काफी चीजें जो है क्वांटिटेटिव में आ जाती हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होते हैं, और उसके हिसाब से हम देखते हैं कैसे फंड का आगे का परफॉर्मेंस होगा। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण आंकड़े पर नजर डालते हैं, और इसमें हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, कहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं, और उसको देख करके क्या कोई रणनीति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये देखिए, जो है करीब मार्च महीने की अगर हम बात करें तो 50% शेयरों में म्यूचुअल फंड ने जो है वो खरीदारी की है। इसमें जिन कंपनी में सबसे ज़्यादा खरीदारी की गई है उसमें बीपीसीएल में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी हुई है। इसके अलावा टाटा स्टील में हम देख रहे हैं कि खरीदारी की गई है। टाटा मोटर्स में हमने इवन देखा कि यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड की तरफ से करीब 28 करोड़ जो है शेयर जो है खरीदे गए हैं। पावर ग्रिड की तरफ से हम देख रहे हैं कि करीब 62 करोड़ की खरीदारी की हुई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में करीब 3 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। अब किन फंड्स में सबसे ज़्यादा 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी ली गई है, उसमें एक पावर ग्रिड यहाँ पर शामिल है, और 2% से कम की खरीदारी जो है हम देख रहे हैं कि करीब 17 फंड ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2% से कम खरीदारी बीपीसीएल में की है। टाटा स्टील में 19 फंड ऐसे रहे हैं जिन्होंने खरीदारी 2% से कम की है। तो ये तमाम आंकड़े देख रहे हैं। जरा इन शेयरों पर नज़र डालते हैं क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। इन शेयरों के अंदर म्यूचुअल फंड की तरफ से तो खरीदारी हुई है, लेकिन क्या एफआईज भी इन्होंने खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो मार्च महीने में हमने एक सीमित दायरे में ही यहाँ पे कामकाज होते हुए देखा है। एक महीने का चार्ट आप
देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें ग्रासिम में, तो ग्रासिम में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से जो है अच्छी खरीदारी देखने को मिली और चार्ट्स में आप देख भी रहे हैं कि ऊपर जाता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्च महीने में म्यूचुअल फंड ने तो खरीदारी की है और इसका सहयोग जो है मुझे लगता है शायद विदेशी निवेशकों की तरफ से भी शायद मिला है। टाटा मोटर्स हम देख रहे हैं कि लगातार मोमेंटम में बना हुआ है, कई सारी खबरें भी हैं यहाँ पर और म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बाइंग की जा रही है। मैम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स होते हैं, लेकिन क्या जो रिटेल निवेशक हैं उनके लिए इस नंबर्स के कोई मायने हैं? क्या उनको भी एक महीने पुरानी खबर के आंकड़े पढ़ करके उन शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? जी, मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर वो ये न्यूज एक महीने बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी जो है काफी एक्शन हो चुका है। तो अनलेस के फंडामेंटली और ऐसी कुछ बातें हैं जो आगे उनको पुश करे, मेरे हिसाब से उनको चेज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर कोई न्यूज था तो वो एक महीने पहले रेलेवेंट था, तो आज उनको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंट्री तो वो फिर भी कर लेंगे, बट एग्जिट के टाइम जब म्यूचुअल फंड बेच देंगे इनको, तब ये सडनली अगर गिर गया तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो थोड़ा बहुत पैसा अगर देखते हैं प्रॉफिट उसमें, तो वो भी मिस कर जाएंगे। और मुझे ये नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये एकदम टाइम कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपना भी तो पूरा टाइम का काम होता है। यही नहीं है, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग करना चाहे तो लोग इसको देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं डेफिनेटली, कि जिन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है उसमें ट्रेडिंग कर ले, कि आज एंट्री कर ली और थोड़े दिन बाद एग्जिट कर ली। बट मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को जो मैं मानती हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मानती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स करें। जी, चलिए अब जो है अब उन शेयरों पर भी नज़र डाल लेते हैं फटाफट की, जहां पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली की गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो जिन शेयरों पे थोड़ी हमने देखा है कि जो पसंद नहीं आ रहे हैं उसमें हिस्सेदारी कम की गई है। अदानी पोर्ट एंड एसईजेड में यहाँ पर जो है करीब 6-6.5 करोड़ शेयर जो है बेचे गए हैं। और अदानी के ग्रुप की जब से कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कम से कम घरेलू निवेशक जो है यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हिस्सा बेचा गया है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर बेचे गए म्यूचुअल फंड की तरफ से। ब्रिटानिया में भी हमने देखा करीब 1.25 करोड़ के आसपास शेयरों की बिकवाली की गई है। यूपीएल में 3-3.25 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। टाइटन में भी हम देख रहे हैं करीब 5 करोड़ के आसपास शेयर बेचे गए हैं। यहाँ पे 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है कहीं पर भी नहीं बेची गई है, लेकिन हाँ 2% से कम हिस्सेदारी लगभग हम देख रहे हैं 18 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अदानी पोर्ट में बेचा है। डॉक्टर रेड्डी में भी हम देख रहे हैं 19 फंड ऐसे हैं, ब्रिटानिया में 19 फंड है, यूपीएल में 18 फंड है, टाइटन में भी 19 फंड है। जरा आइए देख लेते हैं चार्ट्स पे कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट को हालांकि म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, लेकिन एफआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में भी ये गिरावट उस तरह की देखने को नहीं मिली है, बल्कि अदानी पोर्ट मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा जरा बाकी कंपनियों पर भी नज़र लाइए और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ब्रिटानिया में भी हम कोई खास दबाव नहीं देख रहे हैं। और कारण एक ये भी है कि आप जो आंकड़े हम दिखा रहे थे कि 2% से ज़्यादा हिस्सा नहीं बेचा गया है, यानी कम हिस्सेदारी बेची गई है और विदेशी निवेशकों की तरफ से यहाँ पे सहारा मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कोई खास दबाव शेयर पे नहीं देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी लैब में भी हमने देखा कि शुरुआत में मार्च महीने में तो हमने देखा, अप्रैल में ज़रूर थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है आप इधर के हाल फिलहाल के 10-15 दिनों के अंदर, लेकिन मार्च में यहाँ पर दबाव ही देखने को मिल रहा था। टाइटन लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ अप्रैल में रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये वो तमाम आंकड़े हैं जिनको आपको कम से कम देखने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च के लिए काफ़ी बेहतर आपके लिए हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने इस खास कार्यक्रम म्यूचुअल फंड सेंट्रल के अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, जिसमें कि जो हमारे दर्शक होते हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल मैम किए होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की जो दुविधाएं हैं वो आप जो है सुलझाएं। मोहित जी ने हमें शिमला से प्रश्न भेजा है और इनका कहना ये है कि मैं 38 साल का एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ। इन्होंने 6-7 डेट फंड में और 2-3 इक्विटी फंड में पैसे लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता हूँ। नए बदलावों के बाद मेरे पास टैक्स बचाने के लिए कौन कौन से ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। तो अब ये डेट और इक्विटी को लेकर के कंफ्यूज है और जानना ये चाह रहे हैं टैक्स बचाने के लिए अब पैसे कहाँ लगाएं।
तो मैं मोहित जी को यही कहना चाहूंगी कि अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ टैक्स के बेसिस पे नहीं करें। अपने गोल्स देखें कि क्या है और उनके हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर वो कम सेव कर रहे हैं तो वो थोड़ा अपने आप को ज्यादा पुश कर सकते हैं सेव करने के लिए। अगर उनको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स चाहिए तो वो ELSS में देख सकते हैं, जहाँ पे उनको ATC का बेनिफिट मिलता है अगर वो ओल्ड रेजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं तो। बट उनको अपना अगर डेट फंड्स में निवेश करना है तो आगे जाके उनको टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जहां एक अच्छे से उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रो हो रहा है और बचत हो रही है। तो सिर्फ टैक्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ना लें। चलिए, अब जो है श्याम कुमार जी हैं जयपुर से, उन्होंने प्रश्न भेजा है अगले दर्शक हमारे साथ। और इन्होंने जो प्रश्न भेजा है, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी उम्र 48 साल बताई है और इनका कहना ये है कि इनका खुद का कारोबार है, खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और इन्होंने सुना है ऐसा कि ETF और इंडेक्स फंड में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो इनका सवाल ये है कि मुझे किन ETF में निवेश करना चाहिए और इनमें क्या कोई रिस्क शामिल होता है। उनका अभी जो इनका डेट और जो निवेश है 65% इन्होंने लगा रखा है इक्विटी में और 35% लगा रखा है डेट फंड के ऊपर। जानना ये चाह रहे हैं कि क्या ये जो मैंने अपना बनाया है पोर्टफोलियो वो सही है, क्या कुछ रिस्क होते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम चाहेंगे कि आप दे दें। तो ETF अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो जो एसेट क्लास होता है, जैसे अगर गोल्ड ETF हो या इक्विटी के ETFs हो या निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तो उनकी रिस्क ETF में भी शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि ETF रिस्क एलिमिनेट कर लेता है। मेरे हिसाब से और आज तक इंडिया में ETF का जो मार्केट है वो उतना अडप्ट हुआ है जितना इंडेक्स फंड हो गए हैं। तो जैसे आप ETFs भी अगर देखेंगे तो ट्रैकिंग एरर इंडेक्स के साथ ज्यादा हो सकता है क्योंकि उतना वो डेवलप नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड्स चूज करें और इक्विटी के जो भी रिस्क हैं वो इंडेक्स फंड्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। बस यही है कि कॉस्ट कम है और वो एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो आपके पास फंड मैनेजर का रिस्क नहीं है। आप UTI निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हैं। काफी एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, काफी कॉस्ट कम है, अच्छा ट्रैकिंग एरर कम है, तो एक काफी अच्छा फंड है। आप इस फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और आप जब अपना पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स नहीं देखें, इक्विटी और डेट में आप देखिए कि आपका EPF कितना है, PPF कितना है, FDs कितना है और उसके बाद आप देखिए कि आपका इक्विटी डेट एलोकेशन कितना है। क्योंकि अगर आप मुझे अपना एज बताएं और आप बोले कि 65% इक्विटी में हूँ तो मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूंगी अनलेस आपने काफी साल से एडवाइजर की एडवाइस ली है या काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप पूरा एक करेक्ट व्यू लेंगे तो सही रहेगा। अब दिलीप भट्ट जी का प्रश्न ले लेते हैं। मुंबई से हैं दिलीप भट्ट जी और इनकी उम्र अभी मात्र 32 साल है और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी पिता बनने वाला हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और ये कह रहे हैं कि मुझे अभी से अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चिंता है, तो ये किन फंड्स में मुझे निवेश करना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के ये निश्चिंत रहें। दिलीप जी कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो। और ये आपको जानना पड़े, अभी ऑलरेडी ऑफ कोर्स आपको पता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी महंगाई हो गई है और छोटे से प्री स्कूल से लेके उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लिए अगर हमको एज पेरेंट्स उसको फंड करना है तो काफी पैसे हमको बचाने हैं। तो मेरा पहला तो ये एडवाइस होगा कि आप जितना ज्यादा सेव कर सके उतना सेव करें और इन्वेस्ट करें। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। मेरे हिसाब से अगर आप 5 से 10 साल का व्यू रखेंगे तो आप अच्छे इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं। एक इंडेक्स फंड आप कोर रखिए, जैसे UTI निफ्टी 50 है, आप एक इंडेक्स फंड कोर रखिए। अगर आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस है तो आप एक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं, वरना साल भर रुक जाइए, उसके बाद एक स्मॉल कैप फंड ऐड करिए या फिर छोटा अमाउंट स्मॉल कैप फंड में ऐड कीजिए। इससे ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो आता रहेगा। बट आपको अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपको पहले ही स्ट्रेस हो जाएगा कि स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं हो, इसलिए मैं छोटा अमाउंट बोल रही हूँ। धीरे धीरे जो है आपको इस पानी में थोड़ा पैर रख के फिर आपको उस स्विम के लिए जाना है, एकदम कूदिएगा मत। ऑफकोर्स ज्यादा लंबा समय है वो काफी अच्छा है आपके लिए और ये ऑलरेडी सोच लिया है, तो इसको एक पॉजिटिव जर्नी बनाने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सही सलाह मिल गई होगी और
जैसे ही आपको खुशखबरी मिले अपना निवेश जो है आप शुरू कर दीजिए। ऋतु जी का अगला प्रश्न है, नोएडा से ही है, और ऋतु जी कह रही हैं कि इनकी उम्र 37 साल है और इनके हस्बैंड के साथ तलाक को लेकर के अब कोर्ट केस चल रहा है और जल्द ही मतलब इनका तलाक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है, मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए किन म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो अभी से अब इनको रिटायरमेंट को लेकर के ये सुनिश्चित होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं की है। आगे किस हिसाब से सेविंग करें कि रिटायरमेंट सही रहे? ऋतु जी, आपको एक नया लाइफ का ये स्टेज है, तो आपको ऑब्वियसली काफी मेंटल स्ट्रेस भी है, पर इसके साथ आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट चीज, मैं रिटायरमेंट के पहले भी आपको ये बोलूंगी कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, अगर आपने नहीं लिया है तो वो फर्स्ट ले लेंगे तो वो एक स्ट्रेस कम हो जाएगा। दूसरा, आपके रिटायरमेंट के लिए काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, पर आप एक इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए और आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका जो जर्नी है वो अच्छा बना रहे। और आप अगर उतार चढ़ाव देखें तो आप टेस्ट मत लीजिए द जर्नी। ये जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है, तो उसमें आप शूट लेके जाते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, टर्बुलेंस होता है, बट एट द एंड आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देंगे। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए उतार चढ़ाव के साथ। आप एक इंडेक्स फंड से शुरू कीजिए और फिर एक मिड कैप ऐड कीजिए, एक स्मॉल कैप ऐड कीजिए, क्योंकि आपका टाइम होराइजन अभी काफी ज्यादा है और रिटायरमेंट के टाइम भी आप सारे पैसे निकालेंगे नहीं, आप उसको तभी भी बढ़ने दे सकते हैं। तो आप ये फोकस करें कि आप कितना बचा सकती हैं और उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने का कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ऋतु जी आप जो है इन बातों पे अमल करेंगी और आपका जीवन आगे का रास्ता बहुत अच्छा रहे। प्रसन्न रहिए आप और अपनी सेविंग जो है बढ़ाते रहिए, यही हमारी कामना है। मैम, श्वेता मैम, अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ रहा है। चलते चलते आप कुछ खास बातें, कुछ खास टिप्स जो हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको सुनते हैं, उनको देना चाहेंगी म्यूचुअल फंड इस नए वित्त वर्ष में को लेकर के? हाँ बिल्कुल। एक तो मेरा पहले टिप ये है कि आपके अगर बोनस मिले हैं या इंक्रीमेंट मिले हैं तो उसको खर्चा मत कीजिए। थोड़ा खर्चा कीजिए, ऑफ कोर्स एक बैलेंस रखिए आज और कल में। तो बाकी अपने एसआईपी को भी इंक्रीमेंट दीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को भी बोनस दीजिए, तो आपका आगे जाके उस लाइफ में वो आपको हेल्प करेगा। और इन्वेस्टर्स मुझे काफी बार आज जैसे अभी बोलते हैं कि 2 साल पहले जो हमने इन्वेस्ट किया था वो आज अच्छा परफॉर्म करे, तो आज कुछ ऐसा स्कीम बताइए जो आज अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलती हूँ कि आज मत देखिए क्या परफॉर्मेंस है, आप देखिए कि आप 2 साल बाद कैसे देखेंगे। तो आप कल का सोच के इन्वेस्ट करिए। ये मत सोचिए कि अमेजोन पे मैंने ये नहीं खरीदा या फ्लिपकार्ट पे ये नहीं खरीदा, इस पे फोकस मत कीजिए। आप सेव करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा तो करनी ही है हमको, बट वो थोड़े से लॉन्ग टर्म पे पोस्टपोन कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कार्यक्रम में आती हैं और म्यूचुअल फंड को लेकर के बहुत ज्ञान भरी बातें, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल लिटरेसी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सेंट्रल को अब समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन हाँ, आपको बता दें कि ये खाली महीने भर का डेटा लेकर के हम अगले महीने फिर आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए हम हर रोज़ शाम को 4 बजे जो है आपके लिए हेलो मनी 9 लेकर के आ रहे हैं। वहाँ जुड़िए और अपने सवाल पूछते रहिए। शेयर बाज़ार से जुड़ा कोई मसला है, हर रोज़ दोपहर 1 बजे लाइव जुड़िए मनी 9 के साथ, और मनी 9 आपके शेयरों से जुड़ी हुई समस्या भी सुलझा रहा है। तो आप कुल मिला जुला करके मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।